नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी के लिए काम का है कि भाई किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, और रिवीजन कब करें, ठीक। तो वो सभी चीज़ें देख लेते हैं। पत्रिका की कटिंग है, ठीक है, कि भाई रटना है या समझना है, क्या है, जो भी है देखते हैं। परीक्षा में सफलता मिलेगी स्मार्ट तैयारी से। पढ़ाई को टाइम टेबल नहीं बल्कि टाइम टारगेट से जोड़ना चाहिए। हमें अपनी एग्ज़ाम तैयारी के दिनों को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। पहले हिस्से में पढ़ाई करें, दूसरे हिस्से में रिवीजन करें और तीसरे में इंटरनेट या रिफ्रेशमेंट हो। इससे टाइम मैनेजमेंट पर हमारी अच्छी पकड़ हो जाती है। देख लेते हैं। ये नहीं है कि इसमें जो सबकी सब जो बातें हैं वो पूर्ण तरह से 100% सही है, लेकिन कुछ सही है, ठीक है। तो कुछ सही है, अगर कुछ सही कोई चीज़ों को अमल में ला देंगे तो उनसे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, काफ़ी काम हो जाएगा। अच्छे नंबरों और रैंकों से परीक्षाएं पास, ठीक है। अच्छे नंबरों और रैंक से परीक्षाएं पास करने के लिए कठोर परिश्रम अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन आंख और कान खुले रखने वाले परीक्षार्थी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करके कम पढ़ते हुए भी ज़्यादा बेहतर ढंग से परीक्षा पास कर सकते हैं। ये बात सही है, क्योंकि वो गाइडों में बहुत कुछ चीज़ें होती है, अब मेहनत हो जाती है चौगुना, ठीक है, और जो सही व सटीक जो ऑथेंटिक बुक है उनको नहीं पढ़ते हैं और गाइडों के चक्कर में पड़ जाते हैं, मेहनत हो जाती है चौगुना, ठीक है। तो पहले ये चीज़ जो ऑथेंटिक है उनको पढ़ें, इसको पढ़ने के बाद ही इन गाइडों पे जाए। आई बात समझ में? ये नहीं है कि कोई किसी से कम है और कोई किसी से मेहनत कर रहा है, कम कर रहा है। कोई भी जो कम कर रहा है वो ज़्यादा कर सकता है, लेकिन वो सही बात है। पहले ऑथेंटिक बुक को पढ़े, इसके बाद में गाइडों के चक्कर में पढ़े, क्योंकि टाइम वही है 24 घंटा सबके पास में और सबकी कमज़ोरी होती है, ठीक है। कोई भी ऐसे नहीं है कि लगातार भाई 16-16, 18-18 घंटा पढ़ सकता है, ठीक है। नियमितता ही रखना सबसे बड़ी बेस्ट बात है। चाहे आप 2 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 5 या 6 घंटा पढ़ो या फिर 10 या 12 घंटा पढ़ो, ठीक है। नियमितता ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात मेहनत है। कान खुले रखने वाले परीक्षार्थी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करके कम पढ़ते हुए भी ज़्यादा बेहतर ढंग से परीक्षा पास कर सकते हैं। नए शिक्षा तंत्र के तहत फोकस रटने पर नहीं, कंसेप्ट की क्लियरिटी पर रखें, ठीक है। ये रटना भी ज़रूरी है, ऐसे नहीं है कि भाई कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो फैक्ट है, जैसे कि भाई बताइए चरिनेत किसका है, चक्रिनेत किसका है, अब इनमें आप क्या समझेंगे भाई? ये तो रटना ही तो पड़ेगा और ये जो रटना है यही समझने का ही एक हिस्सा है, क्योंकि उस चीज़ को जब बार बार आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको ही आप रटना कह देते हैं, लेकिन वो समझने का ही एक हिस्सा है, ठीक है। समझने का मतलब है कि भाई जैसी कोई चीज़ है, ठीक है, और वो समझ लिया अपन ने, हाँ भाई इसका ये है, ठीक। जैसे कोई मैथ है, उसका सवाल कहाँ भाई ये समझ में है, लेकिन मैथ के बगैर सूत्र वगैरह है, ठीक है, तो वो तो याद ही करने पड़ेंगे। अब याद को आप क्या बोलेंगे? रटना ही तो बोलेंगे। तो रटना का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे नहीं है कि चल भाई समझने से बात हो जाएगी। हाँ, जैसे कि जो कॉन्सेप्ट चीज़ है और जो जहाँ जैसे भर्ती में समझ पे आधारित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि RPSC है या फिर NCERT है, तो वह समझना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन रटना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं है कि आप बिना रटे, और ये जो रटना है ये समझने का ही हिस्सा है। आई बात समझ में? क्योंकि फैक्टों को आप बिना रटे, यानी कि बार बार पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे, तो वो रटना हुआ, और रटना वो समझने का ही हिस्सा है। तो सबका अपना अपना योगदान है। नए शिक्षा तंत्र के तहत फोकस रटने पर नहीं, कंसेप्ट की क्लियरिटी पर रखें। भाई स्मार्ट तैयारी के लिए टाइम मैनेजमेंट, स्टडी तकनीकें, डिजिटल लर्निंग व मूल्यांकन कारगर है। स्कूल की परीक्षाओं से लेकर बोर्ड परीक्षाओं और उच्च अध्ययन परीक्षाओं तक में एक विशेष प्रकार की परिश्रम की ही नहीं, सजगता और कुशलता की भी ज़रूरत होती है, जिसे आजकल स्मार्टनेस कहा जाता है। सिर्फ दिन रात पढ़ाई करने वाले आखिर में अच्छे नंबरों और रैंक से परीक्षा नहीं पास करते, बल्कि अपनी आँख और कान खुले रखने वाले परीक्षार्थी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करके कम पढ़ते हुए भी ज़्यादा बेहतर ढंग से इन परीक्षाओं को पास करते हैं या कर सकते हैं। इसलिए एग्ज़ाम में ही स्मार्टनेस दिखाना ज़रूरी नहीं रह गया है, बल्कि थोड़ी बहुत स्मार्टनेस हमें एग्ज़ाम की तैयारी में भी दिखाना चाहिए। ये सही बात है। रटने से आगे बढ़ें, ठीक है, रटने से आगे बढ़ें। स्मार्ट एग्ज़ाम तैयारी का सबसे सटीक फार्मूला है कि रटने के मंत्र से अपनी तैयारी को आगे ले जाएं। यह बात सही है, ठीक है, क्योंकि आपको जब कुछ फैक्ट याद होंगे, है ना, वो रटने से ही होंगे, तो फिर आप समझ पे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो उसमें ही आ जाएगा, क्योंकि वो आपके कैचमेंट एरिया में आ जाएगा, ठीक है, कि भाई आपको इतने फैक्ट याद है।
घंटों घंटों किताबों को पढ़कर घोट लो तो एग्ज़ाम अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि जब समझ पे अगर जैसे कि एक पार्ट दिया और वो समझ लिया, अगर उसमें से अगर वो क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो नेगेटिव जाएगी बात, आई बात समझ में। लेकिन ये एक पार्ट है, इसको हम बार बार में 3-4 बार पढ़ लेंगे ना तो वो नेगेटिव में नहीं जाएगी बात, फिर आप सही वैसा टिक करेंगे। तो ये 3-4 बार पढ़ना क्या हुआ, ये रटना ही तो हुआ, क्योंकि वो समझेंगे अपन उसको जब, और जब तक समझेंगे तब तक वो रटना ही है। लेकिन नए शिक्षा तंत्र को यह मंजूर नहीं, इसलिए अब फोकस जैसे कि एनसीईआरटी है ना, तो वो समझ पे ही आधारित होती है, तो वो किताबों से बाहर नहीं देती है, किताबों से बाहर नहीं देती है, ठीक है। उसका हर एक अक्षर याद होना चाहिए एनसीईआरटी का। आरएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो जो हमारा राजस्थान जो बुक है उनका एक हर एक अक्षर याद होना चाहिए। और वैसे जैसे कि आरपीएससी हो चाहे आरएसएसबी हो, उनको एनसीईआरटी की जो बुक है या फिर हमारा राजस्थान का जो बुक है हमारा राजस्थान की, और जो टीचिंग से संबंधित है, ठीक है, टीचिंग संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये घोट के पी जानी चाहिए भाई, घोट के पी जानी चाहिए। और जो आरएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो ज़्यादा उनमें राजस्थान जी के नहीं आ रही है तो उनको जो ये हमारा राजस्थान की जो बुक है ना 6ठी से लेकर 10वीं तक की, उनको घोट के पी जाना चाहिए। ओल्ड क्वेश्चन है उनको घोट के पी जाना चाहिए। लेकिन नए शिक्षा तंत्र को यह मंजूर नहीं, इसलिए अब फोकस रटने पर नहीं, कंसेप्ट की क्लियरिटी पर रखें। अगर आपको किसी विषय या धारणा का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत आसानी से विषय पर पूछे जाने वाले सवाल का जवाब लिख सकते हैं, और वही भी अपनी भाषा में। इससे बेहतर एग्ज़ाम पास करने की उम्मीद 70 से 80% तक बढ़ जाती है। जो भी चैप्टर पढ़कर क्लियर करें, उस चैप्टर में अपनी कल्पना से तरह तरह के सवाल पूछने की कल्पना करें और फिर उसे अपने शब्दों में जवाब दें। ये सही बात है भाई, जैसे कि कोई पार्ट है उसको पढ़ लिया बढ़िया ढंग से तरीके से, है ना, तो वही काफ़ी नहीं है, ठीक। उसका जो हर एक बिंदु, हर एक फैक्ट, और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, या फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए, या फिर जितने आप क्वेश्चन उसमें बना सकते हैं खुद के मन से वो बनाने की कोशिश कीजिए। तब जाके आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होगा। ये नहीं है कि हाँ भाई चल भाई पढ़ दिया और वो रख दिया, ठीक है, और दिमाग में है कि हाँ भाई वो पार्ट पढ़ रखा है या फिर 10 पार्ट पढ़ रखे हैं, या फिर ये किताब है ये एक बार पढ़ रखी है, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपको उसमें से कंटेंट कितना याद है, ठीक है, कंटेंट कितना याद है, फैक्ट कितने याद है। सवाल पूछने की कल्पना करें फिर उन्हें अपने शब्दों में जवाब दें। न्यूरो स्टडी मेथड, यह कोई तकनीकी नहीं, दिमाग की स्मार्ट ट्रेनिंग है, जिसे हम न्यूरो मेथड या न्यूरो स्टडी ट्रिक भी कह सकते हैं। एक बात यह देखिए कि हमारा दिमाग लगातार नई जानकारी को तभी याद रख सकता है जब हम उन जानकारियों को एक खास क्रम और कनेक्शन के रूप में स्टोर करें। ये बात सही है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई फैक्ट है तो उसको डायरेक्ट पढ़ने से ज़्यादा है उसको जैसे कि किसी से लिंक करके जोड़िए, ठीक है। अब जैसे कि आप किसी के बारे में लिंक करके जोड़ेंगे या फिर उसके बारे में अध्ययन करेंगे या फिर सोचेंगे, तब ये लंबा टिकेगा और तभी जाके आपका ये जो क्वेश्चन है नेगेटिव नहीं जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट फैक्ट याद करने से ज़्यादा है उसको इस प्रकार से कनेक्ट कीजिए कि भाई उसको देख के आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर है वो आ जाए, ठीक है। और जो कोई कम फैक्ट है, छोटा है, वो तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कच्ची घोड़ी कहाँ का नृत्य है, ठीक, कच्ची जैसे कच्ची घोड़ी से कौन वो कच्ची घोड़ी किससे संबंधित है कि भाई घोड़ी आ रहा है तो घोड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है, विवाह से संबंधित है, कहाँ है, सेकावाटी है, ठीक है, सेकावाटी। और जैसे कि लच्छी राम किससे संबंधित, लच्छी का चे, तो ये छः आ रहा है ना, तो भाई कुचामनी के ख्याल से, यानी छः का छः, लच्छी राम कुचामनी से। जैसे जिस प्रकार से भी सूटेबल हो आपको उस प्रकार से आप याद करें, लेकिन सही व सटीक तरीके से, और कॉन्सेप्ट लंबा और एकदम सटीक तरीके से याद हो, लंबा टिके, नेगेटिव ना जाए। इसलिए जानकारियों को जोड़कर या उनको किसी के साथ कनेक्ट करके पढ़ना सबसे प्रभावी तरीका है। इसलिए अगर कुछ स्मार्ट स्टेप यानी कदम उठाए जा सकते हैं तो उसके तहत सबसे पहले माइंड मैप बनाइए, यानी हर विषय का एक विजुअल जिस्ट या सारांश तैयार करें। साथ ही रिवीजन करने में फ्लैश कार्ड तकनीक का इस्तेमाल करें, इससे स्मृति तेज रहती है बिना नोट्स देखे। और ये प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस में ना ये टेस्ट सीरीज वगैरह इनसे जाने से 100 बार अच्छा है। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है ना, घड़ी वगैरह आप सामने रखिए और उसे दबा के जो आपके सिलेबस में वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए, ठीक। अगर आपके सिलेबस में है तो वो ये नहीं है कि आपकी स्टेट की भर्ती की जो एग्ज़ाम है के पेपर है वही देखें, वो आपके सिलेबस में है। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री आपके सिलेबस में है तो और जितनी भी भर्ती स्टेट की हुई है ना उनके भी क्वेश्चन निकालिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि वही क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं। लेकिन पहले जो अपने स्टेट की है उन्हीं भर्ती जिसकी, जैसे कि आप आरएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो पहले इनके ही पेपर निकाल लें, क्योंकि
50 या 60% जो क्वेश्चन है ना वो ओल्ड से ही आ जाते हैं। पहले आरपीएससी के निकालें, जैसे कि आरपीएससी की अगर कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्टेट जैसे कि सेंटर की कर रहे हैं तो सेंटर की के निकालें। इसको निकालने के बाद में फिर और पे जाए, जैसे कि आपकी हिंदी व्याकरण कमज़ोर है, तो हिंदी व्याकरण की जो खुद की है उसको निकालना। अब हिंदी व्याकरण सब सेम है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, सब में वो क्वेश्चन वही है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। तो पहले स्टेट की खुद की निकालें, इसके बाद में सेंटर की जो भी भर्ती है उनके निकालें, पेपर काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ये सब पे लागू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश व्याकरण हो, चाहे गणित हो, ठीक, मैथ, रीजनिंग वगैरह, जीके। इससे स्मृति तेज रहती है। बिना नोट्स देखे भी खुद से सवाल पूछें और जवाब देने की कोशिश करें, बाद में चेक करें। डिजिटल लर्निंग का फ़ायदा, यूट्यूब चैनल, वायजू, अनअकैडमी, खान अकेडमी, एआई आधारित आज डिजिटल दुनिया में हज़ारों ऐप्स हैं जो छात्रों इनके ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े, है ना, जो काम के हैं जो ही करें। जैसे कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर का आपने वो टेक्स्ट बुक वो ले लिया या फिर बायजू का ले लिया, ठीक है, सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर, है ना, खुद के द्वारा जो बनाए हुए हैं ना, चाहे वो किसी भी कितनी भी तगड़ा विद्वान हो, खुद के बनाए हुए क्वेश्चन कभी ना देखें, है ना, सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही के ही माध्यम से तैयारी करें और वही टेस्ट सीरीज चलाएं। दुनिया में हज़ारों ऐप है और है ना, वीडियो कम देखें, क्योंकि और अगर वीडियो देखें तो वो देखें जो खुद को एक्टिव करके देखें कि भाई क्वेश्चन छुपा लिया, फिर उसको खुद से आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि जब दिमाग खुद का एक्टिव होगा ना तो खुद को ही याद होगा, ठीक है। वीडियो में क्या है कि आपको आराम मिलता है तो दिमाग इतना एक्टिव नहीं होता है, तो आप इतने फैक्ट को याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो भी देखें तो जैसे कि वो है तो उससे रोक के उसको खुद से क्वेश्चन करने की आंसर करें, या फिर साथ के साथ उसको याद करने की कोशिश करें, वीडियो को रोक के। ये नहीं है कि चाहे बनाई वो 1 घंटा का वीडियो, चाहे वो 2 घंटे लग जा, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे वो करंट वगैरह है, ये है। जो छात्रों को उनकी व्यक्तिगत अध्ययन शैली के मुताबिक सिखा रहे हैं, ज़रूरी है कि आप उसका फ़ायदा उठाएं। किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एग्जाम को ज्वाइन कर लें, है ना, तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना, वही लें PYQ यानी कि ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की, ठीक है। खुद के कोचिंग के कतई और कभी भी ना लें, क्योंकि भ्रमित हो सकते हैं और वो लेवल इतना हाई दे सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आएंगे और नहीं इस प्रकार की कोई एग्ज़ाम आएंगे, है ना। तो वो अपन को ज्ञानी नहीं बनना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेना है, कहने का मतलब यह है, चाहे वो आपके स्टेट की हो या फिर और के स्टेट की हो। पहले खुद के जो एग्ज़ाम है उनके ही पेपरों को देखें, फिर बाद में सेंटर की जो एग्ज़ाम के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उन पे जाएँ। और ये नहीं है कि RSSB की आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले RPSC करें, नहीं, पहले आप RSSB की ही करें, इसके बाद में RPSC के जाएं। और जो RPSC की करें वो पहले RPSC के ही करें, इसके बाद में RSSB पे जाएं, ठीक है, क्योंकि इनके क्वेश्चन पेपरों में अलग है। और ये जो बात बता रहा हूँ इसी पर ही बता रहा हूँ, जितने भी पेपर है RPSC के RSSB के वो अपन निकाल चुके हैं, ठीक है, उनके ही आधार पे बता रहा हूँ। क्योंकि जो RPSC का है ना 30-35% वो कहीं से भी आ जाता है, उसका कोई अता पता नहीं है। और वो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से ही आते हैं, लेकिन ये 30-35% वो बाहर से ही आता है, जिसका ऑथेंटिक बुकों से भी नहीं पता चलता है, वो अलग से ही आते हैं, कहाँ से दे देते हैं कोई पता नहीं है, ठीक है, समझ पे आधारित होते हैं, इनका अलग ट्रेंड होता है। और RSSB वो एकदम 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताब और ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से ही देती है, 10 साल के जितने भी पेपर हैं, चाहे वो किसी भी भर्ती के एग्ज़ाम हो। RPSC भी ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से देती है, लेकिन वो 30-35 या फिर 20-25% क्वेश्चन है ना वो बाहर से ही आते हैं, ठीक है। और लेकिन बार बार में जैसे ओल्ड क्वेश्चन पेपर करें, ऑथेंटिक बुकों को पढ़ें, तो वो जो 30-35 वो बाहर से आते हैं वो भी कम कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे कि 60 या 70% जो आते हैं उन पर ज़्यादा जोर देना है। लेकिन इसे कम से कम लें, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसका फ़ायदा उठाएं। किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एग्जाम को ज्वाइन कर लें। AI नोट्स टूल से सहायता लेना आसान है, लेकिन इसे कम, ये AI के चक्कर में तो पड़े ही नहीं, है ना, इनसे कोई लेना देना नहीं है। जितना हो सके ओल्ड क्वेश्चन पेपर और ऑथेंटिक बुक और प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मूल्यांकन का आईना, हर छात्र या परीक्षार्थी को परीक्षा की तैयारी करते समय सतत आत्म मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है ना। दिमाग में कभी भी फितूर नहीं ये रखना चाहिए कि मेरे को इतना आता है, मेरे को इतना आता है, या फिर मैंने इतने रिवीजन कर रखा है, मैंने इतने रिवीजन कर रखा है। महत्व रखता है कि आपको फैक्ट कितने याद हैं, क्योंकि अगर जैसे कि आप महीना 2 महीना भी नहीं पढ़ते हैं ना तो उन पर धूल छाने लग जाती है, फिर बाद में नेगेटिव में जाने लग जाती है। और वो सिर्फ डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये पूछता है इसका ये है तो इसका क्या है, ठीक। अगर आपको फैक्ट है तो आप क्वेश्चनों को करेंगे, वरना जयराम जी की।
हर छात्र या परीक्षार्थी को परीक्षा की तैयारी करते समय सतत आत्म मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है। खुद को तैयारी का आईना दिखाना ही चाहिए, क्योंकि स्मार्ट तैयारी तभी पूरी होती है जब हमारे पास कोई ऐसे टूल्स हो जो हमारी तैयारी को रियल टाइम एनालिसिस कर सकें। इससे यह पता चलता है कि हम कौन से विषय में मजबूत हैं। ठीक है, ये इस प्रकार की काफ़ी है टेस्ट सीरीज जो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों के माध्यम से कराते हैं, है ना, और घड़ी लगा के करें। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का सिस्टम नहीं है, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालें। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार की काफ़ी बुक आती हैं जो चैप्टर वाइज दे रखे होते हैं, जीके के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के। वो पेपर निकाल के आएँ और उनको करें और घड़ी रखें सामने, वो सबसे बेस्ट है जो हमारी तैयारी को रियल टाइम एनालिसिस कर सके। इससे यह पता चलता है कि हम कौन से विषय में मजबूत हैं और किस विषय में हम अभी सुधार की ज़रूरत है। हर सप्ताहांत में संयुक्त रूप से मॉक टेस्ट और प्रतियोगिता में शामिल हो, है ना। प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिस करें और ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से ही करें। तो यही था ये, है ना। इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है, सही है, सटीक है, सब पे ही लागू होता है ये, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। समय प्रबंध। आज के 50 साल पहले भी परीक्षाओं में समय बहुत महत्वपूर्ण था और आज भी टाइम मैनेजमेंट उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम परीक्षा देते समय की प्रतिबद्धता को लेकर सजग हैं तो गैर सजग छात्रों के मुकाबले हमारे एग्जाम के 40%, क्योंकि अगर जो 4-5 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं ना टाइम मैनेजमेंट से, क्योंकि अगर देखते नहीं और लास्ट में जब देखते हैं कि भाई वो टाइम हो गया, तब हाथ पैर फूल जाते हैं। हाथ पैर फूलने के चक्कर में 4 या 5 या 6-7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और वो ले डूबते हैं तैयारी होते हुए भी। ठीक, इस बात का विशेष ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें टाइम लगा के। मुकाबला हमारे एग्जाम के 40% तक बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। पढ़ाई को टाइम टेबल नहीं बल्कि टाइम टारगेट से जोड़ना चाहिए। हमें अपनी एग्जाम तैयारी के दिनों को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। पहले हिस्से में पढ़ाई करें, दूसरे हिस्से में रिवीजन करें, तीसरे में इंटरनेट या रिफ्रेशन। इससे टाइम मैनेजमेंट पर हमारी अच्छी पकड़ हो जाती है। ठीक, तो यही था इसमें ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन काम का है। ठीक है, प्रैक्टिस काफ़ी करें ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को, उनको ही याद करने की कोशिश करें, ऑथेंटिक बुक पढ़ें। ठीक है, और बार बार पढ़ें और कठोर या फिर कड़ी मेहनत करें। ठीक है, यही है। लेकिन कड़ी मेहनत के चक्कर में ये नहीं है कि भाई जैसे कि मोटा मोटी गाइड, एकदम भारी भरकम गाइड लिया है और उसमें घुलने लग गए, है ना, तो वो कोई तेल नहीं है। पहले ऑथेंटिक बुक को और ओल्ड क्वेश्चन पेपर को क्लियर करने के बाद में फिर गाइडों पे जाए। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, ये काम का ही है, सभी के लिए काम का है, कोई भी गलत नहीं है, इसमें नुकसान नहीं करेगा, सही है, काम ही आएगा किसी न किसी के। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।